नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 3 देशों के 9 दिवसीय दौरे के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऊर्जा और सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद रहा दौरा। मसर्रत आलम 7 दिन की पुलिस हिरासत में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार। कश्मीर में कई जगह हिंसा। आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण समेत 4 नेताओं को कारण बताओ नोटिस। पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप। सीताराम येचुरी बन सकते हैं पोलित ब्यूरो के महासचिव। विशाखापट्टनम में पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा। गुमशुदा बच्चों पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। महिला बाल विकास मंत्रालय पर 50,000 का जुर्माना। निर्देश न मानने पर जताई नाराजगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के 9 दिवसीय दौरे के बाद तड़के स्वदेश लौट आए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत दिल्ली प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के आगमन पर पटाखे जलाकर उनका स्वागत किया और विदेशी दौरे को सफल बताया। प्रधानमंत्री कनाडा, फ्रांस और जर्मनी के दौरे पर थे। और इससे पहले दौरे के आखिरी दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री ने कनाडा के टोरंटो में उद्योगपतियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तेजी से आर्थिक सुधार कर रही है। नरेंद्र मोदी के स्वागत में कनाडा के प्रधानमंत्री ने भोज भी दिया। कनाडा दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोरंटो में 30 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा के पास संसाधन है और भारत के पास अवसर। उन्होंने कनाडा की कंपनियों से भारत में निवेश की अपील की। नरेंद्र मोदी के सम्मान में कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने गुरुवार रात भोज भी दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई गर्मजोशी आई है। ये यात्रा को मैं कई तरह से सफल मानता हूं। भारत और कनाडा के बीच इतना सब कुछ होते हुए भी वे एक दूसरे के ध्यान से हट गए थे। नहीं मिलने से यह स्वाभाविक भी था। अब मुझे विश्वास है कि हम एक दूसरे के ध्यान में ही नहीं, प्रयासों में भी साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ पाएंगे। प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सबसे अहम समझौता अगले 5 साल के लिए 3000 मीट्रिक यूरेनियम की आपूर्ति का है। भारत को यूरेनियम अगले कुछ महीनों में मिलने लगेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। Make no mistake, the government of Canada and Canadians overwhelmingly support and will always stand by the unity and the strength of India in the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा 9 अप्रैल को फ्रांस से शुरू हुई थी। फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने पर सहमति बनी, जो 2 साल बाद भारत को मिल जाएंगे। वहीं जर्मनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान में मदद करने और दोनों देशों के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को गिरफ्तार करके 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मसर्रत की गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर में तनाव है और आज सुबह से ही बाजार बंद हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मसर्रत पर एक रैली के दौरान पाकिस्तान का झंडा फहराने और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का आरोप है। गुरुवार देर रात नजरबंद किए गए हुर्रियत के नेता मसर्रत आलम बट को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। मसर्रत आलम के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें भड़काऊ कार्रवाई और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का मामला भी है। केंद्र सरकार ने साफ संदेश दिया है कि देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार में शामिल बीजेपी पर भी मसर्रत के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारी दबाव था। मसर्रत की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने संतोष जताया है। पहले दिन ही एफआईआर लग गया था, देशद्रोह का एफआईआर लगा था, उसके ऊपर भी था, बाकी लोग भी थे जिन्होंने पाकिस्तानी नारे लगाए और झंडे फहराए हैं। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और कोलिशन सरकार जो है जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की गतिविधि को जो है बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। इससे पहले बीजेपी को भी मसर्रत के मसले पर खूब आलोचना झेलनी पड़ी।
विपक्ष ने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर में अवसरवादी गठबंधन बनाने का आरोप भी लगाया है। राष्ट्रवाद की कसमें खाने वाली ये सरकार जिस तरह से अलगाववादियों को वहां पर रास्ता दे रही है, और जो भी आज ये 48 घंटे के बाद में जो फैसला लिया गया है, ये फैसला तुरंत होना चाहिए था। We discuss at political level to find solutions to the problem of Valley, Jammu and Kashmir state is separate, but separatists cannot have free hand to do whatever they like. बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में उसने पीडीपी के साथ सुशासन के मुद्दे पर सरकार बनाई है, लेकिन इसके लिए पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। अलगाववादी मसर्रत को हाल ही में जेल से रिहा किया गया था। मसर्रत की गिरफ्तारी के मामले पर घाटी में कई जगहों पर विरोध भी हुआ। शुक्रवार को राज्य सरकार ने श्रीनगर से त्राल तक अलगाववादियों की रैली पर रोक लगा दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सुरक्षा कर्मियों पर पथराव भी किया। कश्मीर के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने राहत की सांस ली है, लेकिन इससे पहले पार्टी को न सिर्फ विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ी, बल्कि अपने समर्थकों से भी सोशल मीडिया पर काफी खरी खोटी सुननी पड़ी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने अपने बागी नेताओं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव समेत 2 और नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। पार्टी ने चारों बागी नेताओं के खिलाफ शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी की चेतावनी के बावजूद स्वराज संवाद का आयोजन करने और पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाने के आरोप में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन नेताओं से स्वराज संवाद को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। बुधवार को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में नेताओं का मामला अनुशासन समिति के पास भेजा गया था। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक बागी नेताओं को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही उनके जवाब के आधार पर अनुशासन समिति कोई फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नितिन गडकरी की तरफ से दायर किए गए मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि को कानून को चुनौती दी है और इस पर कोर्ट ने कानून मंत्रालय को नोटिस भी जारी किया है। अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त आपराधिक मानहानि के कई मामले चल रहे हैं। उन्होंने इन मामलों पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 2014 में नितिन गडकरी ने उन पर पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था। जमानत के लिए बॉन्ड न भरने पर केजरीवाल को जेल भी भेजा गया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 21वां सम्मेलन चल रहा है। बैठक में घटते जनाधार को रोकने और आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति के अलावा इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि अगला पार्टी का महासचिव कौन होगा। पार्टी नेता सीताराम येचुरी इस दौड़ में सबसे आगे हैं। इससे पहले सम्मेलन में पार्टी ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को दोहराया है। और हमारे संवाददाता विशाल दहिया इस समय विशाखापट्टनम में मौजूद हैं। ताजा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख करते हैं। विशाल, हम जानते हैं वामपंथी लेफ्ट पार्टीज के आगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि पोलित ब्यूरो का अगला महासचिव कौन होगा और साथ ही घटता जनाधार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तमाम चुनौतियां हैं। ऐसे में क्या कुछ निकलता देख रहे हैं आप इस बैठक से? बिल्कुल, देखिए जहां तक वाम दलों की बात है और खासतौर पे सीपीएम जिसकी बैठक यहां चल रही है पिछले कुछ दिनों से, उनके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त ये है कि किस तरह से जो संगठन है उसे मजबूत किया जाए, जो जनाधार है उसे बढ़ाया जाए और एक के बाद एक जो चुनावी हार मिल रही है पिछले कुछ सालों से, उस हार को जीत में कैसे बदला जाए। लेकिन ये सब करने के लिए पिछले 4 या 5 दिन से जो बहस और बातचीत यहाँ पार्टी के नेताओं के बीच में आपस में चल रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो ये है कि क्या जो पॉलिटिकल टेक्टिकल लाइन, यानी कि जो राजनीतिक जिसे कहा जाए लाइन जो पार्टी की रही है पिछले कुछ सालों से, क्या वो सही थी, क्या उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजनीतिक प्रस्ताव है और जो संगठन से जुड़ा प्रस्ताव है, आज उसको पारित किया जाना ऐसी संभावना है, उस पर चर्चा चल रही है। और उसमें दो मुद्दे जो सामने उठकर आए वो ये कि ज्यादातर कार्यकर्ताओं और नेताओं का पार्टी में ये मानना है कि वाम मोर्चा जो है उसको मजबूत किया जाए, ना कि चुनावी रणनीति के तहत जैसे छोटे राजनीतिक दलों के साथ, चाहे वो उत्तरी राज्यों में रहा, उत्तर भारत के राज्यों में रहा हो या दक्षिण भारत के राज्यों में रहा हो, उनसे चुनावी गठबंधन की बजाय जो वाम मोर्चा है उसको मजबूत किया जाए और मुद्दों के आधार पर बाकी जो पार्टियां हैं उनसे सहमति बनाई जा सकती है, लेकिन चुनावी रणनीति और या चुनावी सहमति या चुनावी गठबंधन सबसे आखिरी रास्ता होना चाहिए। हालांकि आज जब जो प्रस्ताव है वो जब पारित होगा तो आखिरी मूल रूप से पता चलेगा कि क्या मुख्य बिंदु उसमें है जो कि पार्टी ने तय किए हैं। लेकिन कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी और वो ये कि कल पार्टी को अपना नया महासचिव नियुक्त करना है। जो ये लाइन, राजनीतिक लाइन या फिर जिसे कहा जाए कि पॉलिटिकल टेक्टिकल लाइन जो तय की जाएगी आज, क्या वो कल जो महासचिव नियुक्त होंगे, चुने जाएंगे, क्या उन दोनों की विचारधारा में और उन दोनों की कार्यशैली में क्या वो समन्वय बैठा पाएंगे, क्या वो समन्वय स्थापित कर पाएंगे, जिसकी शायद कुछ कमी रही है पिछले कुछ सालों में, जिसके चलते हालांकि वामपंथी दलों का जो एक तरीके से कहा जाए कि टेक्टिकल स्टैंड रहा है, पॉलिटिकल टेक्टिकल स्टैंड जो रहा है, उसमें थोड़ी सी मार उन्होंने कहीं खाई है। जिन जी विशाल, ये दोनों अहम मसले तो हैं, एक गठबंधन किया है उसमें वो सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। जी, एक अहम मसला और निकल कर आया है निजी क्षेत्र में आरक्षण का, जिसकी वकालत इस समय की जा रही है और जोर दिया जा रहा है। लेकिन खास ध्यान देने वाली बात यह है कि पोलित ब्यूरो में कभी भी कोई दलित सदस्य खुद नहीं रहा है। इसे कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए, ये सवाल पूछा जा चुका है, पहले भी कई बार पूछा था वामपंथी दलों के नेताओं से और खासतौर पर सीपीएम के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे पूछा गया था पहले भी, और पिछले कुछ दिनों में भी यहाँ पर वो सवाल उठा है। हालांकि इसका जवाब सीधे तौर पर जो सीपीएम के आला नेता हैं उनकी तरफ से इस तरह से आता है कि जब पार्टी का गठन हुआ था और जो जिस विचारधारा के तहत पार्टी का गठन किया गया था उस समय जाति को इतना बहुत महत्व नहीं दिया गया था। यानी कि जब एक तरीके से देखा जाए कि जब कोई भी आम आदमी जब पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहता है या पार्टी का मेंबर बनना चाहता है तो शुरुआत में जब जो फॉर्म्स भरवाए जाते थे उनमें कहीं जाति का जाति के बारे में कहीं कोई कॉलम नहीं दिया जाता था। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये बात बदली है, लेकिन खुले तौर पर सामने जो सीपीएम के नेता हैं वो इस बात को कबूल नहीं कर रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से ये बात जरूर है कि जिस तरह का प्रतिनिधित्व शायद एक पार्टी में जो कि जिसका इस तरह की विचारधारा रही हो और जिसके इस तरह से डिमांड्स जिसकी तरफ से रखी जाती रही हैं और एक बार फिर रखी गई है जो दलित हैं उनके लिए आरक्षण का, तो उसमें दलितों को और ज्यादा उनकी भागीदारी शायद पार्टी के जो ऊपर के जो पद हैं और जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें शायद और भागीदारी होनी चाहिए थी। इसका कोई खासतौर पर संतोषजनक जवाब अभी तक हालांकि पार्टी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन इसके अलावा और भी कई प्रस्ताव हैं जो पार्टी की तरफ से पिछले कुछ दिनों में पास किए गए हैं और उनमें से एक खासा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में और राजनीति जो गलियारे हैं उनमें हो रही है और वो है नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित मुद्दा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि हालांकि मुद्दा जरूर उठाया गया कांग्रेस की तरफ से और बाकी कई पार्टियों की तरफ से भी, बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय प्रकट की, लेकिन शायद कल सीताराम येचुरी ने जो कहा वो शायद बहुत हद तक सच है कि जो सीपीएम एक इकलौता अभी तक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसने अपनी पार्टी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है नेट न्यूट्रलिटी के फेवर में। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो मुद्दे हैं यानी कि जो आज की जो स्थिति है उससे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो युवा हैं उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पर शायद पार्टी के जो आला नेता हैं वो ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया, उभर कर सामने आई वो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम चीजें हमें समझाने के लिए। 21वीं कांग्रेस सीपीएम की जारी है, 6 दिन तक ये कांग्रेस मंगलवार से शुरू हुई और जारी है। कल
पोलित ब्यूरो को नया महासचिव मिल सकता है और तमाम अहम प्रस्ताव हैं जिन पर लगातार बातचीत हो रही है। पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसका जनाधार बढ़ाया जाए, इस पर लगातार चर्चा जारी है। आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लाए जाने वाले बिलों को सरकार आखिरी रूप दे रही है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में बताया कि सरकार भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को फिर से पेश करने की तैयारी में है। इसके अलावा जीएसटी और काले धन के खिलाफ विधेयक भी पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल भी पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि देश में तेज विकास के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन जरूरी है। राज्यसभा का 235वां सत्र 23 अप्रैल से शुरू होगा, जो 13 मई तक चलेगा। हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, किसान का फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो लोग किसान का हानि कर रहे हैं और गांव का हानि कर रहे हैं। इतना साल उन्होंने हानि किया, हमारा सरकार आके कुछ अच्छा कदम उठा रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली किसान रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की रैली भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ बुलाई गई है। इसी को लेकर पार्टी के तमाम सचिवों की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया गया। कांग्रेस इस रैली के जरिए केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को जनता के बीच लेकर जाने की कोशिश में है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, AK एंटनी और मोतीलाल वोरा के साथ पार्टी सचिवों की बैठक हुई। इसमें 19 अप्रैल को किसान खेत मजदूर रैली के आयोजन की तैयारियों पर चर्चा हुई। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस के माननीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी संबोधित करेंगे। वहीं मोदी जी अब किसान को मजदूर बनाने में लगे हुए हैं। लोगों में रोष है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने करीब 2 महीने के अवकाश के बाद वापसी की है। किसान रैली इस लिहाज से काफी अहम है कि राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण के मुद्दे के सहारे लंबे वक्त बाद किसानों और खेत मजदूरों से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, राज्य इकाइयों से रैली की कामयाबी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण अध्यादेश के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक विरोध किया जाएगा। कांग्रेस की ये रैली मोदी सरकार की किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीति के खिलाफ है। ये सरकार अकारण अध्यादेश के माध्यम से किसानों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने संख्या बल की कमी की वजह से जमीन अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया और दोबारा अध्यादेश लेकर आई। सरकार ने अपनी ओर से अध्यादेश में 9 संशोधन किए थे, लेकिन विपक्ष उससे भी संतुष्ट नहीं है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने गुमशुदा बच्चों के मामले में ढिलाई बरतने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने गुमशुदा बच्चों का विवरण मुहैया कराने जैसे निर्देशों पर अमल नहीं करने के लिए केंद्र पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए। अदालत ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं करने पर भी गहरी नाराजगी जताई। इसके अलावा राज्यों में एडवाइजरी बोर्ड का गठन न करने पर चिंता जताई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख पर लापता बच्चों के पूरे ब्यौरे के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव को तलब किया है। इससे पहले कोर्ट कई राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर चुका है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी जमानत 12 मई तक बढ़ा दी है। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा है कि इस अवधि में जयललिता की अपील का निपटारा करें। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस एके मिश्रा की बेंच ने हाईकोर्ट जज को फैसला सुनाने की अवधि आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में अर्जी दायर करने की छूट भी दी। इधर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया है, जो 21 अप्रैल से मामले की सुनवाई करेगी। बेंगलुरु के विशेष अदालत ने पिछले साल जयललिता को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ जयललिता की अपील पर फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित है। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हमारे खास मेहमान हैं नीति आयोग में गवर्नमेंट सदस्य और अर्थशास्त्री विवेक देवराज साहब। वाकई नाम बदला है या फिर योजना आयोग से
इसका एजेंडा कुछ अलग होगा। हमारे एजेंडा फॉरवर्ड लुकिंग है। अब ये माना जाए कि 12वां प्लान था वो एक आखिरी प्लान था, एडिशनल 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट है, वो तो खत्म हो जाए। फ्यूचर प्लानिंग की बात होगी, क्या इसे इस तरह से भी देखा जाए? देखिए, जिस तरह की आर्थिक ताकत की बात आप कर रहे हो, उस तरह की आर्थिक ताकत मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। देखिए तरकश शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार दोपहर 1:30। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि भारत में अब पिछली तारीख से कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स देने वाले भारत के विकास में साझीदार हैं, ना कि बंधक। उन्होंने जीएसटी बिल के जल्द पास होने की उम्मीद जताई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वित्त मंत्री फिलहाल अमेरिका में हैं। वॉशिंगटन के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत में टैक्स सुधारों की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी कर प्रणाली के लिए काम कर रही है। उन्होंने टैक्स से जुड़े मुकदमों को घटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। What was a highly adversarial regime, we intend rationalizing it and making the tax department a lot more friendly to the assessee itself. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक टैक्स प्रणाली के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए संवैधानिक सुधारों के साथ प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। Look at the taxation vision. Our government had clearly stated, and I've repeated it several times, that we are not a high tax government. And therefore, our taxation policy is going to be guided by that principle. वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में जीएसटी बिल को संसद की मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से पारदर्शिता के साथ भारत एकीकृत बाजार बन जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मार्च में निर्यात में लगभग 21% की कमी देखी गई है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में निर्यात 23.95 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल मार्च में निर्यात 30.34 अरब डॉलर था। निर्यात में कमी की वजह से 340 अरब डॉलर का सालाना निर्यात लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया है। क्रूड ऑयल के आयात में कमी के बावजूद मार्च में व्यापार घाटा भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन मार्च महीने में सोने के आयात में दुगनी बढ़ोतरी हुई। मार्च में लगभग 5 अरब डॉलर का सोना आयात हुआ। करदाताओं को साल 2015-2016 के लिए अपना रिटर्न दाखिल करते वक्त आयकर विभाग को अपने सभी बैंक खातों और विदेश यात्राओं का ब्यौरा देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने चालू आकलन वर्ष के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। इसके तहत मौजूदा फॉर्मेट में कुछ बदलाव किए गए हैं। यह कदम काले धन पर अंकुश लगाने के मकसद से उठाया गया है। करदाताओं को पिछले साल के दौरान किसी भी समय खोले या बंद किए गए अपने बैंक खातों का नंबर लिखना होगा। साथ ही उन्हें हाल में 31 मार्च को बीते वित्त वर्ष में अपने बैंक खाते में जमा रकम की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा उन्हें बैंक का नाम, खाता नंबर, उसका पता, आईएफएससी कोड और कोई संभावित संयुक्त खाता धारक की भी जानकारी देनी होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा है कि रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता। कोर्ट ने इससे पहले 13 अप्रैल को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्यपाल राम नरेश यादव ने याचिका में दलील दी थी कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ ने राम नरेश यादव के खिलाफ इस साल 24 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। उन पर वन रक्षक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी में शामिल होने का आरोप है। राज्यपाल से के संबंध में जहां तक एफआईआर है उसको उसके क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया है। इसका मतलब कि अब एफआईआर स्टे होने का उनके खिलाफ में कि उनके खिलाफ अब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता जब तक फैसला नहीं आ जाता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में करोल बाग जैसे ज्यादा प्रदूषण वाले बाजारों में दिन में वाहनों से सामान की ढुलाई पर रोक लगा दी है। पुलिस की सख्ती के चलते व्यापारी और ट्रांसपोर्टरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक मुकेश चंद्रा के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा।
दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पिछले दिनों के आदेश से करोलबाग, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन और चांदनी चौक जैसे ज्यादा प्रदूषण वाले बाजारों में सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक सामान चढ़ाने उतारने पर रोक है। पर हमारे को ये ऑर्डर के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमारे को तंग करना शुरू करा गया और हमारा वो काम बंद हो गया। अगर मार्केट में माल नहीं आएगा, लोडिंग अनलोडिंग, तो अगर आप कोई अपने घर के लिए सामान खरीद के ले जा रहे हैं, अगर सपोज कर लीजिए आप अपने घर का बाथरूम बनवा रहे हैं, आप टाइलें लेने आए, तो लोडिंग अनलोडिंग तो वो भी कहलाएगी, उसको भी बैन कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से कैसे व्यापार चलेंगे? राजधानी के थोक बाजारों में भारी वाहनों की एंट्री पर पहले से ही रोक लगी है, लेकिन इन बाजारों में रात में माल उतार कर रख दिया जाता था और दिन में छोटे वाहनों से सामान दुकानों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए आदेश से सामान दुकानों तक पहुंच ही नहीं रहा है। नतीजतन व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स के कारोबार को नुकसान हो रहा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। राजनीतिक दलों के बीच चंदे में मिली रकम की जानकारी जाहिर करने के मामले में आम राय नहीं है। विधि आयोग की सिफारिशों के बाद निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। इसमें 20,000 रुपए से कम के चुनावी चंदे के मामले में जानकारी सार्वजनिक करने पर चर्चा हुई। विधि आयोग की सिफारिश के मुताबिक अगर ये राशि 20 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच जाती है तो राजनीतिक दलों को इसे जाहिर करना बाध्यकारी होगा और ऐसा नहीं करने पर 50 लाख के जुर्माने का प्रावधान होगा। लेकिन कई छोटे राजनीतिक दल इस भारी भरकम जुर्माने के पक्ष में नहीं है। निर्वाचन आयोग ने विधि आयोग की सिफारिशों पर ही चुनावी चंदे के मामले में मसौदा पत्र जारी किया है। मसौदे के मुताबिक राजनीतिक दल 20,000 रुपए से कम के चुनावी चंदे की जानकारी देने पर एकमत नहीं है। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के करीब 47 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। इन मछुआरों की 8 नौकाओं को भी जब्त कर लिया गया। इन मछुआरों को समुद्री सीमा उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 8 नौकाओं में से 5 पोरबंदर जबकि 3 देवभूमि द्वारका जिले के ओखा बंदरगाह की तरफ से समुद्र में दाखिल हुई थी। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई में इजाफा हुआ है। 6 महीनों में पाकिस्तानी नौसेना ने 400 भारतीय मछुआरों और 75 नौकाओं को जब्त किया है। हिंसाग्रस्त यमन से सुरक्षित निकाले गए लोगों को लेकर 2 जहाज आज दोपहर कोच्चि तट पर पहुंचेंगे। यमन से लोगों को निकालने के लिए सरकार ने 5 अप्रैल को MV कावरत्ती और MV कोरल जहाज जिबूती भेजे थे। वापस लौट रहे 475 लोगों में भारत के अलावा बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। भारत पिछले महीने से अब तक अपने 4,600 नागरिकों के अलावा 41 देशों के 960 नागरिकों को यमन से बाहर निकाल चुका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। 3 देशों के 9 दिन के दौरे के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा ऊर्जा और सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद रहा दौरा। मसर्रत आलम 7 दिन की पुलिस हिरासत में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार। कश्मीर में कई जगह हिंसा। आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण समेत 4 नेताओं को कारण बताओ नोटिस, पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप। सीताराम येचुरी बन सकते हैं पोलित ब्यूरो के महासचिव। विशाखापट्टनम में पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा। गुमशुदा बच्चों पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, महिला बाल विकास मंत्रालय पर 50,000 का जुर्माना, निर्देश न मानने पर जताई नाराजगी।